12वीं के रिजल्ट आने के बाद हर किसी के जुबान पे सिर्फ दो ही नाम है, पहला दिव्यांशी जैन और दूसरा तुषार। आखिर हो भी क्यों ना, ये दोनों इस साल के टॉपर जो ठहरे। एक्चुअली इस बात को मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि वो लोग इस बार के टॉपर हैं, बल्कि इसलिए मेंशन कर रहा क्योंकि पर्सनली किसी स्टूडेंट का मेरे पास टेक्स्ट आया और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनका ये कहना था कि सर वो तो टॉप कर गए राइट, लेकिन इस साल का मेरा जो रिजल्ट है उनसे नंबर कम आ गया। पहला, इस बात पे भी डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, पर हद तो तब हो गई जब एक ऐसे स्टूडेंट का टेक्स्ट आया जो इस साल उनका रिजल्ट आना ही नहीं था। एक्चुअली वो अपना रिजल्ट कल देखेंगे। आसान शब्दों में वो अपना 12th का जो एग्जामिनेशन है वो अगले साल देने वाले। वो अभी से परेशान इतने ज़्यादा थे कि सर ये लोग टॉप कर जा रहे हैं, क्या हम लोग पास तक हो पाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे सवाल आपके ज़बान में आते कैसे हैं, आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ हावी होता कैसे है। ये इस बात की क्लियर कट डेफिनेशन देता है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं ना कि मेरा क्या होगा, हम पास तक हो भी पाएंगे या नहीं, इस बात का प्रूफ है ये कि वो अपने लाइफ में डेडिकेटेड नहीं। या आसान शब्द में ऐसा कह सकता हूँ कि वो उन्हें मालूम ही नहीं कि उनकी लाइफ की जो गाड़ी है वो कहाँ जाकर रुकेगी, उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। वो गोल के नाम पे, एक एम्बिशन के नाम पे एक चीज़ मान ज़रूर लेते। अगर आप उनसे पूछते हो कि ज़िंदगी में क्या करना चाहोगे तो वो बोलेंगे ज़रूर कि IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर करना है, इंजीनियरिंग करना है राइट। लेकिन एक्चुअली ये करना कैसे है, कब कहाँ किस तरीके से तुम एडमिशन लोगे, कितना टाइम एफर्ट लगाओगे, कब क्या चीज़ें करनी है, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता। कि जब आप कहते हो ना कि क्या हम एग्जामिनेशन में पास हो पाएंगे, ये तो पहला पड़ाव, अभी तो ज़िंदगी बाकी है मेरे दोस्त। मैं एक से एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि एक बार की बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था। आप सबों को मालूम है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो कोई भी इंसान कितना बिजी क्यों ना हो राइट, वो मैच क्यों कभी ना देखता हो, लेकिन जब मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का तो एक बार वक्त निकाल कर मैच का स्कोर जरूर पूछ लेता है। दो देशों की जो टीम है वो खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल की मैच हो रही थी। मैच शुरू होने से ठीक पहले कोच अपने अपने प्लेयर्स को देखने के लिए जाता है। ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद कोच अपने प्लेयर्स को समझा रहे होते हैं। पाकिस्तान के कोच कुछ इस तरीके से कहते हैं कि जिंदगी में किसी से भी हार जाओ, तुम्हें भारतीयों से नहीं हारना है, तुम्हें इंडियन से नहीं हारना है। जिंदगी में तुम जिसे भी चाहते हो, जिसे भी चीज़ की तुम ख्वाहिश रखे हो, जिस ख्वाब को तुम पूरा करना चाहते हो, इस मैच के बाद हर वो चीज़ तुम्हें मिलेगा। बस जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें भारतीयों से नहीं हारना, तुम्हें इंडियन से नहीं हारना। अरे फुटबॉल को इतनी तेजी से मारो ना कि फुटबॉल नज़र तक ना उसके चित्रे हो जाए, कुछ इस तरीके से मोटिवेशन वो दे रहे थे। वही अगर मैं बात करूँ इंडिया वालों का, तो इंडिया का कोच का भी यही हाल था कि किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तानियों से नहीं हारना है राइट। आज तुम जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो जी, इस मैच के बाद तुम्हें वो चीज़, हर चीज़ मिलेगा। बस एक चीज़ मान लेना कि जिंदगी में ये तुम्हारी आखिरी मैच होने वाली है। मोटिवेशन का लेवल इतना ज़्यादा था कि दोनों को लग रहा था कि सचमुच ये ज़िंदगी का ये कोई खेल नहीं, एक वॉर होने वाला है, एक युद्ध होने वाला है। और सच में इंडिया पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो लोग युद्ध के दृष्टिकोण से देखते हैं, मैच के दृष्टिकोण से नहीं। तो जैसे ही विसिल बजता है, गेम की शुरुआत कर दी जाती है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को दोनों टीम में रखा जाता है। इंडियन भी अपने बेस्ट प्लेयर्स को चूज करके उस मैच में खिलवाते हैं और पाकिस्तान के भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को वहाँ पे सेलेक्ट करके वो खिलवाया जाता है। अब मैच जिस तरीके से शुरू होता है, धीरे धीरे हर एक प्लेयर गोल पे गोल मारे जा रहा है, जितना ज़्यादा बढ़त हो सकता है बनाने की कोशिश की जा रही। जैसे ही 45 मिनट होता है, विसिल बजता है और गेम का हाफ टाइम होता है। अब सारे लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान किस चीज़ का, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर 45 मिनट का गेम हुआ, गोल पे गोल मारे गए, फिर भी आखिर क्या वो ऐसी चीज़ थी कि स्कोर 0-0 था। अब सारे लोग असमंजस में पड़ गए, आखिर कारण क्या है, आखिर स्कोर 0-0 है क्यों। सारे लोग पता करने की कोशिश की। पता करने के बाद ये मालूम चला कि जिस ग्राउंड पे वो खेल रहे थे ना, वहाँ तो गोल पोस्ट ही नहीं था। एग्जैक्टली, मारो कहाँ मारोगे, जिस ग्राउंड पे आप खेल रहे हो, गोल मारने की कोशिश कर रहे हो, लगभग 45 मिनट का मैच हुआ, फिर भी गोल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस ग्राउंड में तो गोल पोस्ट ही नहीं था। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक इसी तरीके से एक ग्राउंड पे जहाँ पे गोल पोस्ट नहीं, प्लेयर गोल करेंगे कैसे। हमारी ज़िंदगी भी ठीक उसी तरीके से, हम अपनी ज़िंदगी के प्लेयर खुद होते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हमारा एक गोल नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा राइट, तो हम गोल करेंगे कहाँ से, अचीव करेंगे किसे। सिर्फ रैंडम कह देना कि मुझे ये बनना है, ज़िंदगी में आपको कामयाबी तक कभी नहीं पहुंचा सकता। अब जब ये चीज़ परेशान करे कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप इस चीज़ को मान लीजिएगा कि आप एक किरदार को निभाने के लिए आप इस ज़िंदगी में एक प्लेयर हो और आपका भी वक्त आएगा और मैन ऑफ द मैच आप भी कहलाओगे। मुझे उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्वर्सेशन के जो मैंने आपको पैटर्नाइज तरीका बताया कि किस तरीके सेंटेंसेस होते हैं, तो हम लोग को मालूम तो हो गया
कि जब भी हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं तो सवाल जवाब से ये चीज़ शुरू होता है, डन। और यहाँ पे आंसर देने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। तो अब इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म किया कैसे किया जाए, तो इस चीज़ को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला नंबर है, जब हम किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, जब हम किसी को जवाब देते हैं, तो उसके लिए हमें असर्टिव सेंटेंस फ्रेम करना पड़ता है। असर्टिव में होता क्या है कि हमें असर्टिव में दो तरीके से सेंटेंसेस आते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक क्या होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस। दोनों ही आंसर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है हमारा है वो अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेचर को सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए वो जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव टर्म को रखते हैं और इसके बाद क्या आता है, सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमें देखना कि किस वर्ब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वर्ब यहाँ पे टू बी फैमिली का वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग आज के जो लेसन में सीखने वाले हैं इसे डील करने वाले हैं। तो स्ट्रेट में सब्जेक्ट के बाद मैं रख दूंगा टू बी फैमिली का वर्ब, क्योंकि मुझे प्रेजेंट का सेंस देना है तो मैं एमिजार को रख रहा हूँ। अगर मुझे पास्ट का सेंस देना है तो मैं वाज वर को रखूंगा, डन। यहाँ पे चीज़ें, और अगर फ्यूचर के सेंस देने के लिए शैल विल भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। अब सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब इसके बाद हमें स्ट्रेट में ऑब्जेक्टिव टर्म को रखना पड़ता है, डन। ये हो गया हमारा तैयार। तो ये अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। सब्जेक्ट के बाद टू बी फैमिली, उसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोग ऑब्जेक्टिव टर्म को रखते हैं। यहाँ पे किसी और वर्ब का इंडल्जमेंट नहीं होगा। तो सेंटेंस से पॉजिटिव नेचर में, यानी कि जब हमें किसी को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा पॉजिटिव वे में, तो फॉर इंस्टेंस मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत टीम है। तो मैं कैसे बोलूँगा, इस चीज़ को फ्रेम कैसे करेंगे, ये सब्जेक्टिव टर्म है क्या हमारा, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑस्ट्रेलिया इज ये रखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। यहाँ तक चीज़ें, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव। अब इसी चीज़ को जब नेगेटिव बनाना होगा, अगर मैं बोलूँगा कि इसकी ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम नहीं है बल्कि वेस्ट इंडीज़ है, तो मैं कैसे बोलूँगा। अब सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और एज इट इज़ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और इस चीज़ को, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टर्म में एज इट इज़ चीज़ें वही होती है जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए। अब ये सेंटेंस नेगेटिव में बन गया। अगर मुझे बोलना होगा कि यस कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा, यस ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग टीम। समझ में आ रहा है। यस कि आपका भाई मेरा क्लासमेट नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, योर ब्रदर इज नॉट माई क्लासमेट। चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ मैंने पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। अब इसी को नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हम लोग नॉट का इस्तेमाल करें, सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव में तब्दील हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है जैसे कि नो, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, बैरली, कुछ ऐसे जो वर्ड आएंगे सेंटेंस में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी सेंटेंस ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव बन जाता है, राइट। आप लोग बात करके रिस्पॉन्स देने के दो तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट बनता है इंटरोगेटिव। जब भी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ता है तो उसमें दो तरीके सेंटेंसेस आते हैं। एक होता है यस नो, यानी कि एक ऐसा सवाल जिसका आंसर जो है आप दे पाओगे सिर्फ यस और नो में। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझिए कि अगर मैंने बोला कि यस आपका भाई मेरा बैचमेट है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, योर ब्रदर इज माई बैचमेट। चीज़ें समझ में आ रही। अगर मैं इसी चीज़ को नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं कैसे बोलूँगा, योर ब्रदर इज नॉट माई बैचमेट। अब मुझे सवाल बनाना होगा तो किस तरीके से सवाल हम लोग बनाते हैं, सिर्फ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग पहले रख देते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट ठीक उसके बाद है। मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के जगह पे और जो हमारा सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे आ जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरीके से एडिशनल चेंजेस नहीं की जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा एम, इज और आर, इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट रख दूंगा तो हमारा ये सब्जेक्ट। अब डन। अब इसके बाद जितने भी चीज़ें वो एज इट इज़ हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या करना था कि हमें सब्जेक्ट की जगह पे हमें वर्ब रखना था, यानी कि वर्ब हमारा पहले आ जाता है और उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्टिव टर्म को, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट। तो अगर मुझे फ्रेम करना पड़ेगा, डन, तो क्या आप हजारीबाग के बाशिंदे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे पहले हमारा वर्ब आ गया, डन। अगर मैं इसको पॉजिटिव में बोलूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप हजारीबाग के बाशिंदे हैं, तो मैं क्या बोलते हैं, यू आर, यस यू आर अ लोकलाइज्ड ऑफ हजारीबाग। चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाना होगा तो मैं कैसे बोलूँगा, यस क्या आप उस ग्रुप के लीडर नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा, यस यू आर नॉट अ लीडर ऑफ दैट ग्रुप। अब इसी को जब सवाल बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा कि मैंने क्या बोला कि क्या आप हजारीबाग के बाशिंदे हैं, तो इस वाले कंडीशन में क्या होना होगा
कि यू का इस्तेमाल हो रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, आर, तो आर को हम लोग पहले रखेंगे। तो कैसे बोलेंगे, आर यू व्हाट अ लोकलाइट ऑफ हजारीबाग। चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ पे, डन। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ यस कि क्या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो कैसे मैं बोलूँगा, यस आर यू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चीज़ें समझ में आ रही, क्या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस सेशन को लेकर, तो कैसे बोलेंगे, आर यू वेरी मच एक्साइटेड, डन। चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही, क्या आप उदास है, तो क्या बोलेंगे, आर यू वरीड या फिर आर यू सैड, डन। क्या आप प्रिपेयर्ड है इस प्रेजेंटेशन के लिए, तो कैसे बोलेंगे हम लोग, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं कि WH फैमिली। तो WH फैमिली के सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम लोग WH को ऐड कर देते हैं और जितना भी ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है एज इट इज ऐसा ही होता है। इसके बाद हम लोग क्या रख देंगे तुरंत, एम इज आर, देयर आफ्टर सब्जेक्टिव टर्म का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टर्म। तो यहाँ पे इस वाले कंडीशंस में जो हम लोग सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा ये सेंटेंस कैसे फ्रेम कर रहे थे कि क्या आप तैयार इस प्रेजेंटेशन के लिए, डन। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फ्रेम कर रहे थे, आर यू रेडी फॉर दिस प्रेजेंटेशन या आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्रेजेंटेशन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है आप, लेकिन यहाँ जो WH फैमिली वहाँ यहाँ पे आप यस नो पैटर्न पे आंसर नहीं दे पाओगे। यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि कैसे आप तैयार हो इस प्रेजेंटेशन के लिए, तो क्या बोलोगे आप, यस नो। यस नो में आंसर तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों का जवाब, यहाँ पे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसकी वजह बतानी पड़ेगी कि ये कैसे आप तैयार हैं, राइट, कैसे आप तैयार इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो क्या बोलेंगे, कैसे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ। तो यहाँ पे WH फैम में हाउ कैसे बोलेंगे, हाउ। अब एज इट इज आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, हाउ आर यू प्रिपेयर्ड। अब किस चीज़ के लिए, तो फॉर दिस प्रेजेंटेशन। चीज़ें समझ में आ रही है, डन। क्यों आप एक्साइटेड नहीं हो सेशन को लेकर के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्यों आप एक्साइटेड नहीं हो। तो अगर मैं बोलूँ कि क्यों आप एक्साइटेड इस सेशन को लेकर, तो कैसे फ्रेम करेंगे, तो क्यों के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, वाई। तो क्या बोलेंगे, वाई आर यू एक्साइटेड, राइट, इस सेशन को लेकर। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिगार्डिंग दिस सेशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक ये जो है पॉजिटिव नेचर का। अब इसी को जब नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्यों एक्साइटेड आप नहीं इस सेशन को लेकर, तो मैं क्या बोलूँगा, यस वाई आर यू नॉट एक्साइटेड रिगार्डिंग दिस सेशन, ये बोल सकते हैं। या फिर अगर इसको आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल करेगा, यस अगर आपको इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आप ये बोल सकते हो, यस वाई आरंट, क्योंकि आपको मालूम है आर प्लस नॉट आरंट, इज प्लस नॉट इजंट, एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता, हम लोग एरंट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आर प्लस नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वाई आरंट यहीं पे यूज हो जाएगा, वाई आरंट यू एक्साइटेड रिगार्डिंग दिस सेशन, आप ये बोलो। या फिर वाई आर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस सेशन। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि मेरा दोस्त का भाई HR है, ये पॉजिटिव नेचर में क्या बोल रहा है, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त का जो भाई है वो HR है। तो कौन है, मेरा दोस्त का भाई। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, माई फ्रेंड्स ब्रदर, यही ना होगा, माई फ्रेंड्स ब्रदर क्या है, इज एन HR। समझ में आ गए जी, हाँ एन HR होता है, IHR आप करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं कैसे बोलूँगा, माई फ्रेंड्स ब्रदर इज एन HR। जी समझ में आ गई, डन। यस कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस पार्टी में जाने के लिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, चिल्ड्रन राइट आर वेरी मच एक्साइटेड, अब क्या करने के लिए, टू गो इन दिस पार्टी। ये चीज़ समझ में। इसी चीज़ को मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आप तैयार नहीं है इस पार्टी में जाने के लिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, यस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो इन दिस, कि कैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, यस हाउ आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, डन। आप क्यों रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। तो मैं क्या बोलूँगा, यस वाई आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। तो कैसे बोलेंगे, यस हाउ आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस।